वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। This is how Japan's armies interpreted her ambassador's words. लेकिन उसने वो किया जो किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग में लगा दी। कार्स, टीवीज, कैमरास, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर चीज जापान में बन रही थी और वो भी इतनी अच्छी कि कोई और उनकी क्वालिटी को मैच नहीं कर पा रहा था। सोनी, टोयोटा, होंडा, पैनासोनिक ये सारे ब्रांड्स घर घर में पहुंच गए। जापान के प्रोडक्ट्स इतने सस्ते और इतने अच्छे थे कि अमेरिकन भी जापानीज प्रोडक्ट प्रेफर करने लगे और इसी वजह से जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। Japan, a country often seen as a land of innovation, from bullet trains, pioneering robotics. अब यही बात ना अमेरिका को हजम नहीं हुई। अमेरिका में ट्रेड डेफिसिट इतना बढ़ गया कि डॉलर्स जापान में जा रहे थे और उनके पास वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। तो 1985 में अमेरिका ने जापान के साथ एक डील करवाई जिसका नाम था प्लाजा अकॉर्ड। इस डील में जापान, अमेरिका और कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर ये डिसाइड किया कि जापानीज येन को महंगा किया जाएगा। मतलब अगर कोई जापानीज कार अमेरिका में पहले सस्ती मिलती थी तो अब वही कार महंगी हो गई। इनका आइडिया बड़ा सिंपल था, जापानीज प्रोडक्ट्स को इतना महंगा कर दो कि लोग खरीदना बंद कर दे। अब आप लोग सोचोगे कि जापान ने इस डील को कभी मना क्यों नहीं किया, क्योंकि जापान के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। अमेरिका जापान का सबसे बड़ा कस्टमर भी था और सबसे बड़ा प्रोटेक्टर भी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान अपनी मिलिट्री सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पे डिपेंडेंट था और ऊपर से अमेरिका धमकी भी दे रहा था कि जापान अगर उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा तो वो उन पे हेवी सैंक्शंस लगाएंगे, तो इन रिटर्न जापान की इकोनॉमी को और भी गिरा देता। तो जापान ने प्रेशर में आके ये डील साइन कर ली। अब इकोनॉमी को बचाने के लिए जापान की सेंट्रल बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट गिरा दिए ताकि ज्यादा लोग खरीदना शुरू कर दे और मार्केट में कैश फ्लो बना रहे। अब करेंसी इतनी ज्यादा सस्ती हो गई थी कि बैंक्स लोन्स आसानी से पास कर रहे थे, लेकिन ये पैसा वहां नहीं गया जहां जाना चाहिए था, यानी फैक्ट्रीज और टेक्नोलॉजी में। अब लोगों ने क्या किया, बाकी कंपनीज या फिर स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि वहां पे उन्हें ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो प्रॉपर्टी और स्टॉक्स इन्होंने खरीदे उन्हीं को कोलैटरल रख के इन्होंने और लोन लिया। मतलब एक टाइप से एक साइकिल बन गया, लोन लो, उसे इन्वेस्ट करो, उसके बाद उस इन्वेस्टेड मनी की वैल्यू बढ़ेगी, अब उस वैल्यू को दिखाओ और लोन लो। अब 1990s में ये पूरा साइकिल टूट जाता है क्योंकि सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। अब इसकी वजह से सब कुछ क्रैश हो गया। स्टॉक मार्केट 60% से गिरा और प्रॉपर्टी मार्केट 80% से, यानी जहां जहां पे लोगों ने अपने पैसे लगाए थे वो सारे पैसे डूब गए। अब जितनी भी सारी कंपनीज ने कोलैटरल दिखा के पैसे लिए थे वो तो असली थे, लेकिन उस कोलैटरल की वैल्यू अब आधी से भी कम थी। इसी वजह से हुआ क्या कि हजारों कंपनीज कर्जे में डूब गई। अब जापान के पास ना एक क्लियर एग्जिट था कि इन कंपनीज को बंद कर दो, अपना नुकसान उठाओ और आगे बढ़ जाओ। लेकिन यहाँ पे ना जापान को एक डर ने रोक लिया, अगर इतनी सारी कंपनीज एक साथ बंद हो जाती है तो अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ जाएगा और धीरे धीरे ये पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बैंक से कहा कि इन्हें बस लोन देते रहो, इन्हें बस जिंदा रखो, भले ही ये कुछ प्रोड्यूस करे या फिर ना करे। अब ऐसी कंपनीज को कहा जाता है ज़ॉम्बी कंपनीज। अब इन कंपनीज ने अपना डेवलपमेंट रोक दिया, इनोवेशंस रोक दी, इनफैक्ट एम्प्लॉइज के वेजेस भी रोक दिए, जिसकी वजह से पूरी की पूरी जापानीज इकोनॉमी रुक गई। और सबसे बुरी बात, इन ज़ॉम्बी कंपनीज की वजह से नए स्टार्टअप्स के लिए ना फंडिंग बची और ना फिजिकल स्पेस, एंड दैट इज हाउ जापान लेड टू इट्स ओन डाउनफॉल।